वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पायरेशन। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेस्पायरेशन है क्या। देखें जी, हम नॉर्मली हम अपने लेवल पे देखें तो अब आप लोग 9th क्लास में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो रेस्पायरेशन की बात की जाएगी वो सेलुलर रेस्पायरेशन है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं, जैसे आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जी हम सांस ले रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, ये भी रेस्पायरेशन है। डेफिनेटली ये भी रेस्पायरेशन है, लेकिन फ़र्क क्या है? हम देखते हैं कि फ़र्क क्या है। देखें, रेस्पायरेशन बेसिकली क्या है? रेस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी टाइप्स देख लें ताकि हम समझने में हमें आसानी हो। देखिए, टाइप्स हैं इसकी दो। कौन कौन सी? एक को कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन, एक को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है? देखें, इसको हम कहते हैं सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। ऐसा अमल जिसमें सेल एनर्जी बनाता है। रेस्पायरेशन के लिए टर्म यूज कर सकते हैं एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम सेलुलर की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिज्मिक की। हम ओवरऑल ही कहते हैं कि रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, एनर्जी क्या है? हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें आंखें झपकने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हमें हाथ हिलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हमें बात करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सिर्फ हमें नहीं, तमाम जानदारों को एनर्जी चाहिए। अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सबको एनर्जी चाहिए, और हम ये कहते हैं कि रेस्पायरेशन ही एनर्जी देने वाला प्रोसेस है। तो इससे साबित हुआ कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पायरेशन हो रही है। ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, चाहे वो इस लेवल पे हो, चाहे वो इस लेवल पे हो। समझ आ रही है? अब देखिए, मैं जो हूँ, मैं ह्यूमन हूँ और मेरे पास लंग्स हैं और मैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन भी कर रही हूँ और मेरी बॉडी में सेल्स हैं और मैं सेलुलर रेस्पायरेशन भी कर रही हूँ। लेकिन क्या एक बैक्टीरिया जो कि खुद एक सेल से बना है, क्या वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन कर सकता है? वो खुद ही एक सेल है, उसके पास तो लंग्स नहीं है, उसके पास माउथ नहीं है, उसके पास ट्रैकिया नहीं है, उसके पास तो बस एक ही सेल है। तो वो ये सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा। समझ आ रही है? ताहम हम इन दोनों को रेस्पायरेशन का ही नाम देंगे। ठीक है, साबित हुआ कि इसके नतीजे में एनर्जी बनती है। सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। इसमें सेल एनर्जी बनाता है और हमें पता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन ने होना ही होना है, तय हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। हमें जो बातें समझ आई हैं वो हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। लेकिन चूंकि हम आपके लेवल पे 9th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसकी टाइप को देखते हैं। इसकी बेसिकली टाइप है दो, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। हम जो आपके लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पायरेशन, सेल के अंदर होने वाला रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। एनर्जी बनती है इसमें। किससे बनती है, क्यों बनती है? मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो बननी ही बननी है, तय हो गई बात। सेल का एनर्जी बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या है? सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस क्या है? सेलुलर रेस्पायरेशन है। और ये तमाम ऑर्गेनिज्म में होना है, क्योंकि हमें पता है हर किसी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तय हो गई बात। अब हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन बेसिकली है क्या, इसमें हो क्या रहा है। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है? देखिए, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, मैं देखती हूँ कि जो हम फूड खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, हमने जो भी खाया, हमने अंडा खाया, हमने बर्गर खाया, हमने रोटी खाई, हमने जो भी खाया, वो हमारा फूड है। हमारा फूड हमारे माउथ के ज़रिए से हमारी बॉडी में एंटर हो गया, स्टमक में चला गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया,
डाइजेशन होना स्टार्ट हो गई। काफ़ी टाइम बाद वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंच गया। हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम सेल में जा रहे हैं। हम बात ही सेल से शुरू करेंगे। सेल में हमारा फूड चला गया है। अब जो हमारा फूड है उसमें से हमारे सेल ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है, एनर्जी निकाल ली है। हमें दरअसल वो फूड क्यों चाहिए? क्योंकि हमने उसमें से एनर्जी निकालनी है। ठीक है, हमारी बॉडी में फूड चला गया। ठीक है, अब वो फूड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो लिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो फूड होता है उसमें बेसिकली CH बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा CH बॉन्ड किसे कहते हैं? CH बॉन्ड कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। इस फूड ने, जिसके अंदर हम देखते हैं कि CH बॉन्ड्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो CH बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं और इस दौरान जो है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बनता है एनर्जी। एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शॉर्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ATP कहते हैं। ये हमें जहां कहीं एनर्जी चाहिए ये टूटते हैं, एनर्जी दे देते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? जो फूड हमने लिया, जब वो सेल में गया तो उसमें जो CH बॉन्ड्स थे वो सेल ने तोड़े और तोड़ के उनमें से 3 चीजें हासिल की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में है। हमारा मकसद ही फूड में से एनर्जी निकालना था, जो कि पूरा हो गया है। ये स्टेप इतना आसान नहीं है जितना यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें मजीद क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे ये हो रहा है। अब हमने एक चीज तो हमारे जहन में आ गई ना कि हम फूड क्यों लेते हैं। हम फूड इसलिए लेते हैं कि हमें उसमें से एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो होती है वो हम कैसे हासिल करते हैं कि जो भी हमने फूड लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उसमें ये बॉन्ड CH बॉन्ड टूटता है और इस दौरान हमें जो हमारा बेसिक इम्पॉर्टेंट जो हमारा मकसद है वो हासिल होता है, वो है एनर्जी। वो एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में। ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये हमारी बॉडी का बैंक है। समझ आ रही है आपको? जैसे हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाल लेते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी भी फूड से एनर्जी निकाल के उसे इस फॉर्म में स्टोर करती है। ये बैंक में स्टोर हो गई है और ज़रूरत पड़ने पे इसे वापस ले लेती है। हमें पलकें झपकने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हमें ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, जो हमने खाया होता है। अब हमने एक चीज़ यहाँ पर जो मेजर डिस्कस करनी है, हम इस पाथवे को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में हम एक टर्म पढ़ते हैं, कंबस्चन। ठीक है, ये नॉन लिविंग चीज़ों में हो रही होती है। इसमें बहुत सिमिलैरिटी है। ये कहाँ पे होती है? ये आपकी गाड़ियों में होती है। गाड़ियों में जहाँ भी पेट्रोल, डीजल, गैस, जलने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ये फूड है, जो हमने खाना खा रखा है, वो हमारा ईंधन है। उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो हम कभी आपने सोचा है कि जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं वो क्या काम कर रहे हैं? असल में वो कर क्या रहे हैं? असल में वो क्या कर रहे हैं? वो कंबस्टन का प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमने फ्यूल डाला है, फ्यूल में भी CH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो हमने ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो भी डलवाया है गाड़ी में, उसमें भी CH बॉन्ड होते हैं। और ये जो CH बॉन्ड है ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटते हैं और इसके नतीजे में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में देते हैं एनर्जी। अब आपको कुछ इसमें और इसमें कुछ कॉमन समझ आता है? देखें, हमारी बॉडी का फूड और उनके लिए फ्यूल दोनों की वक़्त बराबर है, इंपॉर्टेंस बराबर है। इसमें भी CH बॉन्ड टूटते हैं,
इसमें मौजूद CH बॉन्ड सेलुलर रेस्पिरेशन में टूटते हैं और टूट के जो इधर से एनर्जी निकलती है ये हम ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। बाकी ये जो एटम्स हैं ये रीएडजस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। जबकि कंबस्टन में हम उन्हें फूड नहीं देते, हम उन्हें अंडा नहीं खिला रहे, हम अपनी गाड़ी को अंडा नहीं खिलाते, ठीक है, हम अपनी गाड़ी को क्या नहीं खिलाते हैं, रोटी नहीं खिलाते, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे, तो हम अपनी गाड़ी को क्या देते हैं, हम उसको देते हैं ईंधन। क्या देते हैं हम उसको? पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, ऑयल्स देते हैं। वो ऑयल्स के अंदर भी CH बॉन्ड होते हैं। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलाना शुरू करते हैं तो इंजन में क्या होता है, ये CH बॉन्ड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते हैं और टूट के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो धुएं के साथ रिलीज हो जाती है, वाटर इन फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल्स, वेपर की फॉर्म में वाटर बनता है और साथ में बनती है एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है, अब ये एनर्जी ATP की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। ये पेट्रोल डीजल जब यूज़ करते हैं तो एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी जो होती है ये लाइट फॉर्म में होती है, हीट फॉर्म में होती है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया हो कि आप अगर काफ़ी देर अपने बाइक को चलाने के बाद उसके इंजन को हाथ लगाएं तो आप देखेंगे वो काफ़ी गर्म होता है। उसकी वजह ये कि प्रोसेस ये वाला जब हो रहा था उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस दौरान एनर्जी यूज़ होती है आपके इंजन को वर्कआउट कराने के लिए, पहियों को दौड़वाने के लिए। तो कंबस्टन और सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि ये जो कंबस्टन है ये सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों में हो सकता है, ठीक है, ये लिविंग के अंदर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, लेकिन कंबस्टन फ़ौरन ही हो जाती है। आप देखें, आपने पेट्रोल डलवाया और किक लगाई और बाइक स्टार्ट। क्या आपके बॉडी में ऐसा होता है कि आपने खाना खाया और बस ATP बन गए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। इट टेक्स टाइम। आप तो ये सोचें कि आपने जो खाना खाया है वो आपके स्टमक में रहने में भी 4 घंटे लगा देता है, फिर वो ब्लड के ज़रिए से सेल में पहुंचेगा, फिर वो ये सारा प्रोसेस जो हमें इतना आसान लग रहा है ये इतना आसान नहीं है। फिर ये सारा प्रोसेस होगा और एंड में जाके ATP बनेंगे। यानी तो आप ये समझ लें कि ये कोई 10 घंटे वाला मामला है। आप बाइक में पेट्रोल डलवाएं तो 10 घंटे बाद स्टार्ट करें, ऐसा तो नहीं होता ना। हम तो उसी टाइम किक मारते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो कंबस्टन जो है वो फास्ट प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है। द मेजर डिफरेंस इज कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है, जबकि कंबस्टन जो होती है वो गाड़ियों में, ठीक है, पेट्रोल वाली चीज़ें, ऑयल, डीजल्स, इनसे जो चल रही हैं उनके अंदर हो रही होती है। तो ये थोड़ा सा हमारा ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स। आपने ये सोचना नहीं है कि अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, जो पहले हमने रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ी थी उनमें से एक टाइप सेलुलर रेस्पिरेशन की थी, एक ऑर्गेनिज्मिक की थी। अब हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स। इसकी आगे को टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं बेसिकली। कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं एरोबिक, एक को कहते हैं एनएरोबिक। ये जो एनएरोबिक है इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। एरोबिक क्या है? ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसमें भी स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं कि इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें भी पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, जबकि इसमें ऑक्सीजन ना भी हो तो काम चलेगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो टूटता है
और बनाता है 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड क्या है कि एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो 2 चीजें बनती हैं वो क्या है, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और एनारोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसकी वजह ये क्या है, तो यही सेम स्टेप यहां भी हो जाएगा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, जबकि एनारोबिक ऐसी रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होती है। इन दोनों के जो पहले स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस वो सेम हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये वाहिद स्टेप है जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसे परफॉर्म होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो टूट के बनाता है 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स जिन्हें कहते हैं पायरुविक एसिड्स। इस दौरान 2 ATP बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। ये जो 2 ATP हैं इसके पास भी बन गए और यही इसकी टोटल एनर्जी है। यानी यही स्टेप मैं यहाँ नहीं लिख रही बट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। इसमें 2 ATP इसके पास भी बन गए हैं और इसके पास 2 NADH बन गए हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होनी ही नहीं, लेकिन इसमें होनी है। ये जो पहला प्रोसेस है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह इनके अंदर भी ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है। कहाँ पर हो रहा होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि है दोनों में चेंज। अब चेंज स्टार्ट होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी 2 टाइप्स हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, यानी बिना ऑक्सीजन के ये नहीं हो सकती। एनारोबिक ऐसी, एन का मतलब होता है विदाउट, बगैर। एनारोबिक को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस होगा। अच्छा, इसका पहला स्टेप क्या है, इसमें पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें भी पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। इसकी वजह यह है कि ये वाहिद वो स्टेप है जिसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस स्टेप में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है वो टूट के बनाता है 2 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड्स। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही स्टेप होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि 2 ATP क्या है, ये ATP क्या है, एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। ये NADH2 भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाली वीडियोस में भी दे चुकी हूँ। ये बने हैं 2 ATP और 2 NADH2 बने हैं। इधर भी बिल्कुल यही प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ भी 2 ATP बने हैं, 2 NADH2 बने हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनेली होता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ही ATP ने बनना है, यहाँ ही एनर्जी बनाने वाली जगह है। अनफॉर्चुनेटली एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन्हें हम ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनेली होता ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं करते और वो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं,
उनके अंदर तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि करता है क्रेब्स साइकिल। एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, कुछ फंजाई। तो दे डोंट है माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इनमें क्रेब्स साइकिल भी नहीं होता डेफिनेटली। हम यहाँ लिखेंगे नो क्रेब्स साइकिल, यहाँ क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा। क्रेब्स साइकिल को हम डिटेल से आगे मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास नेट गेन क्या है, हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं जी 6 NaDH2 बनते हैं इसमें, 7 हमें मिलता है 2 FADH2, 7 मिलते हैं 2 ATP, 7 मिलते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे पास ये जो मेजर चीज़ है ये हासिल होती है हमें, लेकिन ये पूरा स्टेप यहाँ नहीं हो रहा, नो क्रेब्स साइकिल। तो फिर यहाँ क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हम जो पहला स्टेप पढ़ के आए थे वो था एक ग्लूकोज के टूटने का स्टेप, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लूकोज ने टूट के 2 पायरुविक एसिड बनाए, वो आगे फर्दर इन्वॉल्व हो गए क्रेब्स साइकिल में, और उन 2 पायरुविक एसिड ने आगे जो एट द एंड हमें प्रोडक्ट दिया वो 6 NaDH2 दिए, 2 FADH2 दिए, 2 ATP दिए, 4 कार्बन डाइऑक्साइड दिए। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पहले भी 2 ATP बन चुके थे ग्लाइकोलाइसिस में, वो इसमें भी बने थे, लेकिन इसमें 2 ATP के साथ ये मज़ीद ये चीज़ें भी बन गई हैं। इसमें एक और स्टेप होता है, उसे कहते हैं ETC, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है? ये जो NaDH बने हैं ना, NaDH2, इसके नतीजे में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो न्यू चीज़ बनाते हैं वो बनाते हैं NaDH2 बनाते हैं 3 ATP, और FADH2 बनाते हैं 2 ATP। बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी इसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बन चुके हैं, 2 ATP यहाँ पे बन गए हैं। सेंटर में एक स्टेप आएगा, मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे, उसमें भी ATP बने। आप देखें यहाँ ATP बने, वहाँ ATP बने। ये जो जितने भी NaDH2 है ना, ये भी एनर्जी है, लेकिन इसको एक प्रोसेस जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके ज़रिए से ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए 6 NaDH2 हैं इस टाइम, तो इसका मतलब है ये 6 NaDH2 कन्वर्ट होंगे, हर एक से 3 ATP बनेंगे, तो 18 ATP इसके अंदर मौजूद हैं जो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें समझाने का मकसद है कि मैं एंड में एक रिजल्ट निकालूंगी। एनारोबिक में ना तो क्रेब्स साइकिल होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इन बेचारों के पास तो होता नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? अब इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? इनका जो पहला स्टेप था कि इन्होंने 2 पायरुविक एसिड बनाए, ये आगे जो इनके एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कौन से 2 हिस्से हैं जी? एक को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, हम इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। देखिए पहला स्टेप एरोबिक का और एनारोबिक का जो कि ग्लाइकोलाइसिस था वो तो सेम था। आगे इनमें क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। तो फिर इनमें जो होता है वो 2 कैटेगरीज हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, वो जो 2 पायरुविक एसिड बने हैं इसमें पायरुविक एसिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और साथ बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ठीक है,
जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये जो पार्विक एसिड है जो कि ऑलरेडी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि बनाता है लैक्टेट। लैक्टेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। लैक्टेट का फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। देखें इसके अंदर भी 3 कार्बन है, इसके अंदर भी 3 कार्बन है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि ये 2 कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तीनों कार्बन पूरे हो गए, जो 3 कार्बन यहाँ से निकले हैं 2 यहाँ चले गए हैं, 1 ने ये बना दिया है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है, यीस्ट और बैक्टीरिया करते हैं, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। अब सवाल ये है कि हम तो एनारोब नहीं हैं, हमारे पास तो लंग्स हैं, हम तो ऑक्सीजन ले सकते हैं, हम तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और बिना ऑक्सीजन के हम कहते हैं हम तो मर जाएंगे। तो ऐसा क्या है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। देखिए जी, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जब हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं कि देखें एक बंदा है, ठीक है, तो उसको वो काफ़ी मोटा है, हेल्दी है, उसने एक्सरसाइज करना अचानक से स्टार्ट कर दिया। जब वो एक्सरसाइज करता है अचानक से, तो आज से कई साल तक उसने एक्सरसाइज नहीं की, अचानक उसको जो है वो उसको दौरा पड़ गया है, तो वो एक्सरसाइज करने लग गया है। एक्सरसाइज कर रहा है और उसे दौरा पड़ गया, जी मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपना जो है वो वेट कम करना है। 1 घंटा जब वो एक्सरसाइज करता है ना, तो आप उस बंदे से पूछिएगा कि उसके यहाँ पर जो है वो खलियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, अकड़ जाती है, वो कहता है गर्दन अकड़ गई है, मैं मोड़ नहीं सकता, टांगें अकड़ गई हैं जगह जगह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सेल जो हैं वो आदी नहीं है। देखिए एक बंदा जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके सेल ऑक्सीजन उतनी ही लेते हैं जितनी उन्हें रिक्वायर है, उसके सेल्स आदी ही नहीं है इतनी ऑक्सीजन लेने की। जब वो दौड़ता है ना, रनिंग करता है, तो उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज़ होता है, उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है। जब वो ब्लड में जाती है तो ब्लड से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, कुछ करो कुछ करो। तो वो जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है हमारे लंग्स को कि भाई आप ना ब्रीथिंग तेज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर फेंको। हम सांस ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा मुंह खोल खोल के ऑक्सीजन अंदर फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सेल्स की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। तो फिर हम तो दौड़ रहे हैं, हम तो ज़िद्दी हैं, हमने तो ठान लिया है हमने वेट कम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम दौड़ते रहते हैं। उस दौरान हमें पेन नहीं होती, उस दिन हमें सेल हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेचारे जो हैं वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के सेल्स मजबूरन ये हरकत करते हैं, जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें तो लैक्टिक एसिड हमारे यहाँ स्टोर हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी हमें खलियाँ पड़ेंगी वहाँ सब लैक्टिक एसिड स्टोर हो गया, और वो पेन तब तक रहेगा जब तक ये लैक्टिक एसिड दोबारा इस साइकिल का हिस्सा ना बन जाए। ये भी अल्लाह ने हमारी बॉडी में सिस्टम रखा हुआ है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, ये हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमन स्केलेटन में भी होता है एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के केसेस में। उसके अलावा ये कहाँ पे होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क के अंदर भी ये जो है वो लैक्टिक एसिड का फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ये फिनोमेना हो रहा होता है। ताहम हमने एरोबिक और एनारोबिक को डिटेल से पढ़ा। अब इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया, हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की तादाद ज़्यादा बन रही है, ठीक है, क्योंकि इधर जो है वो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बने, मज़ीद एक आगे फंक्शन होता है उसमें भी एटीपी बने, फिर आगे क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी बने और NADH2 और FADH2 बन गए,
और आगे एक मज़ीद बेहतरीन प्रोसेस हुआ कि उन्होंने इस NADH2 और FADH2 को भी ट्रांसफ़र करना है ATP के अंदर, और उनके पास तकरीबन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एक ग्लूकोज से 36 ATP हासिल किए जाते हैं, जबकि ये जो एनारोबिक होते हैं इनमें ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 ATP बनते हैं, साथ कुछ NADH2 भी बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो जो NADH2 वहाँ पे बनते हैं वो यहाँ पर इस प्रोसेस में वो यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पर NADH2 यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पर NADH2 यूज़ हो जाते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बनती है जबकि एरोबिक में ज़्यादा बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक ग्लूकोज से मैक्सिमम 36 ATP, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम हासिल कर सकते हैं ग्लूकोज से वो एरोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ 36 ATP हैं। इसमें पूरे के पूरे CH बॉन्ड अच्छी तरह टूटते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। इसमें एक ग्लूकोज से मैक्सिमम 2 ATP हासिल होते हैं। इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, ना ही क्रेब्स साइकिल होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन इन केस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है तो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होने के बावजूद भी हमारे सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में इसने बनाए थे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर हो रही है तो उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट बना देते हैं जो कि ऑलरेडी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस होती है। इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी बुक में ये पूरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन का। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन क्या है, क्या मकसद है इसका। देखें, एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, वो ये कहती है कि जी एक ब्लास्ट हुआ, क्लाउड्स बने, फिर कंडेंस हुए, फिर ज़मीन बनी, फिर काफ़ी अर्से ठंडी हुई, फिर वहाँ मुख्तलिफ प्रोसेस हुए और जो है वो एक बैक्टीरिया ने स्टार्ट लिया ज़िंदगी का आगाज़ किया और आज हमारे वो एंसेस्टर्स हैं। बहरहाल जो भी है ये उनकी एक थ्योरी है। अगर हम उस थ्योरी को देखें तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो पहले जानदार थे, यानी जो पहले फर्स्ट बैक्टीरियाज थे, वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते थे क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैदर हुई और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए जिन्होंने फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना शुरू किया। तो हमारे जो बैक्टीरिया के बारे में एक राय है कि बैक्टीरिया एनारोब्स क्यों हैं, क्योंकि ज़मीन पर आगाज़ ही एनारोब्स से हुआ। एनारोब्स एक टर्म है, एनारोब्स एक टर्म है, इसके अकॉर्डिंग कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं या उन्हें एनारोब्स कहते हैं। इसमें आ जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें फंजाई और बैक्टीरिया की ये कैपेबिलिटी है कि वो बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उस रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल सेल्स के अंदर जो है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एनर्जी लेस होती है, कम होती है, कंपेयर करें अगर हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फंजाई और बैक्टीरिया मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं और हम इन्हें कमर्शियली यूज़ करते हैं। आप देखें, जो हमारी ब्रोइंग इंडस्ट्री है, यानी जो शराब साजी की इंडस्ट्री है जिसमें शराब बनाई जाती है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक फंगस को जिसे हम कहते हैं यीस्ट। यीस्ट को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हम इसे शराब साजी में इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है
कि बेकिंग इंडस्ट्री में आपने कभी सोचा है कि हमारा केक इतना फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि ये जो फंजाई होता है या ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में एक तो एथेनॉल बनता है और साथ में एक चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केक को फ्लफी बनाता है, फोमी बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी वजह से हम इसे बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। यीस्ट को आपको पता होना चाहिए, यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट फंगस ही है पर ये यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। हम जो है वो इसका फंजाई की एक कैटेगरी है, फंजाई की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं एस्परजीलस। एस्परजीलस इसको हम यूज़ करते हैं सोया सॉस बनाने में। ये सोया सॉस क्या है? एक फर्मेंटेड लिक्विड है जिसे हम गंदम से और सोयाबीन से बनाते हैं और इसको जो है वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स देने के लिए फूड्स में यूज़ करते हैं, खाने पकाने के दौरान यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं सोया सॉस। इसको हम एस्परजीलस फंगस से बनाते हैं। ठीक है, किस तरह? कमर्शियली, पैसा कमाने के लिए। बैक्टीरिया मज़ीद आप देखें, बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? दही जमाते हुए, चीज़ बनाते हुए या योगर्ट के केस में ये दोनों यूज़ होते हैं। देखें, दही जमाते हुए वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है कि दूध से दही बनता है। तो ये इनके हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं इनको बड़े पैमाने पे। हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। हमने इसमें देखा रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की दो मेजर टाइप देखी हमने, उसमें ऑर्गेनिज्मिक और सेलुलर रेस्पिरेशन देखा। हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है ग्लूकोज की, जबकि एनारोबिक में नहीं होती। हमने देखा एरोबिक में मैक्सिमम एक ग्लूकोज से 36 एटीपी हासिल किए जाते हैं, जबकि एनारोबिक में ऐसा नहीं होता, 2 एटीपी मैक्सिमम हासिल किए जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर दो टाइप हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने यहाँ पर फर्मेंटेशन जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखी। हमने देखा कि हम इसे कमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। इससे जो हमारे पास जो मेजर एक चीज़ आई है, जो मेजर एक इक्वेशन आई है, जो रिजल्ट आया है वो ये है, एक ग्लूकोज से 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में हम जो ऑब्टेन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में वो होती है एनर्जी प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास नेट इक्वेशन है, ये रिजल्ट है हमारा। इस पूरे टॉपिक का रिजल्ट जो हमारे सामने आया है वो ये है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में हमें एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो 36 एटीपी बनेंगे, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो 2 एटीपी बनेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बजाय क्या बनेगा हमारे पास? अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। अब मैं इसको कहती हूं कि यह है एरोबिक इक्वेशन। तो यहां पर कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी बनेंगे, जबकि एनारोबिक में क्या होगा? एक ग्लूकोज से एनर्जी कितनी बनेगी? 2 एटीपी बनेंगे, साथ में या तो लैक्टेट बनेगा या फिर एथेनॉल बनेगा और 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें या तो 2 एटीपी के साथ लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टेट बनेगा, या फिर 2 एटीपी के साथ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
ताहम साबित ये हुआ कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में एक जो चीज़ पढ़ी है, जो मेजर हमारा रिजल्ट है, वो ये है कि ये एनर्जी बनाता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी बनती है। अगर एनर्जी कम है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम मैकेनिज़्म में फर्दर डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।